विद्यार्थियों नमस्कार। के की हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कालूलाल कुलमी। आप मेरे साथ सुन रहे हैं हिंदी साहित्य के बारे में। गोदान पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, हिंदी कहानियों पर बनाए हैं। आकाशदीप कहानी, चीप की दावत कहानी, रेणु जी की तीसरी कसम कहानी। आप जो भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखिए। लाइक करना है, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करना है और एक गति बनाए रखना है। पता नहीं कि एक जिंदगी में एक उत्साह हमेशा बना के रखना बहुत जरूरी होता है। एक खुद की इनर स्ट्रेंथ, अंदर की जो जिसको बोलते हैं ना जिजीविषा। जो बांग्ला की महान लेखिका थी महाश्वेता देवी जी, आपने नाम सुना होगा। उनकी उनका जो उपन्यास है 1084 की माँ, बहुत प्रसिद्ध है। उस पर फिल्म भी बनी है, आप देखना चाहे तो यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। वो कहती है कि एक बार मुझे एक मनोरंजन व्यापारी, एक जो अभी लेखक हैं, जो दलित लेखक के रूप में विख्यात हो चुके हैं बांग्ला के, तो वो रिक्शा चलाते थे, बहुत गरीब आदमी थे और कैंटीन में कुछ छोटा मोटा कुछ काम किया करते थे। तो एक बार महाश्वेता देवी कहीं कलकत्ता में किसी रिक्शे पर बैठ के जा रही थी, तो उन्हें रिक्शे नहीं, उसी के रिक्शे में बैठ के जा रही थी वो। और उसको पता नहीं था कि महाश्वेता देवी बांग्ला की बहुत फेमस लेखिका है। तो एक शब्द का अर्थ वो जानना चाहता था। जिजीविषा शब्द का अर्थ उनसे पूछता है। तो कहती है कि जीने की अनवरत इच्छा, कि चाहे जीवन में संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम उस संकट को पार करते हुए जिंदगी जीने की और परिस्थिति का सामना करने की इच्छा अगर हमारा अपने अंदर भीतर जिंदा रखते हैं, तो हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। और हेमिंग्वे जो लेखक, प्रसिद्ध लेखक थे, जिनका उपन्यास है ना द ओल्ड मैन एंड द सी, उन्होंने तो कहा है कि मनुष्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को आप मार सकते हैं, लेकिन उसके उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि विचार कभी नहीं मरते हैं। तो अगर हम अपने भीतर से बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो चीजें हमारे अनुकूल होने लगेगी। हम बातचीत कर रहे हैं एक गोदान की अगली कड़ी पर, जिसमें जो भोला है बहुत पैसे वाला था और किस तरह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद वो जब दूसरी शादी कर लेता है, तो किस तरह से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। मैंने कहा ना कि प्रेमचंद हिंदी के बहुत ख्यात नाम लेखक हैं। उनकी 300 कहानियां हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारा लेखन किया उन्होंने। हंस पत्रिका निकालते थे, जागरण निकालते थे, और एक कहते हैं कि हिंदी कथा साहित्य को एक समृद्ध विरासत देकर प्रेमचंद बहुत कम उम्र में 1936 में, जिस साल गोदान प्रकाशित होता है, उसी साल इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो उसी गोदान पर हम परिचर्चा कर रहे थे। हमने एक एक चैप्टर पर बातचीत करने का प्रयास किया है। अगर आप पूरा उपन्यास समझना चाहते हैं विस्तार के साथ में, तो हमारे चैनल पर आकर के आप एपिसोड सुन सकते हैं और उस पर विस्तार से पूरी बातचीत समझ सकते हैं। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक दुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी। उनकी क्या सेवा सत्कार करती, लेकिन अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उनके घर में जो कुछ था बहुओं का था, जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जो उसका बेटा था, जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था। कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आध शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास, क्योंकि नई पत्नी लेके आ गया ना, तो वो सास आ जाती, सौतेली सास वो भी। तो किस तरह से घर में झगड़ा शुरू होता है और एक अव्यवस्था वापस धीरे धीरे पैदा होने लगती है।
उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अलगोजे यानी कि अलग होना की नौबत आ गई। इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों के अलग होने तक की नौबत आ जाती है। और यही रीति सनातन से चली आई है कि अलगोजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी यह रीति उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था, भोला उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को फटकार कई लाते जमाई और घर से निकाल दिया। अब देखिए कि वो नहीं चाहता था कि मतलब मेरे पिता फिर से अब इस उम्र में शादी करें, लेकिन उसने कर ली थी तो अब क्या करें। अब भोला और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, तो देखिए कहाँ जाता है। वो नोखेराम जो वहाँ का दलाल था, गांव का कुछ मुखिया टाइप था, उसके पास चला जाता है। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उसके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गई। जहाँ उनकी गायें बनती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना शेर भर रोजाना का नौकर रख लिया। अब क्या करता, कब कल तक मालिक था और आज उसको नौकर रहना पड़ रहा है, नौकर के रूप में काम करने तक की नौबत आ जाती है। नोखेराम नाटे मोटे खलवाट यानी कि माथे पर बिल्कुल बाल नहीं थे। लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसीलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाएं तो बिना उससे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब असामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए थे, तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। मतलब राय साहब से के नौकर थे वो, और वसूली करने का काम या इलाके में जो छोटा मोटा काम होता था उसी को करना होता था। तो उसके बदले में उसको 12 रुपये महीने दिया करते थे वो। देखिए उस जमाने की सैलरी भी देख लीजिए आप, डबल डिजिट से ज्यादा लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं हुआ करता था। 12 रुपया बहुत था उस जमाने में। 1936 के पहले की बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उससे भी हम एक भारतीय समाज की इकोनॉमिकल स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ मेहता 1,000 रुपये कमा रहे हैं, खन्ना भी 1,000 कमा रहे हैं, और राय साहब के भी बहुत भारी इनकम है। सिर्फ 50,000 रुपये तो उन्होंने। तो इस तरह से मेरे कहने का आशय यह है कि आर्थिक जो स्थिति है वो किस प्रकार से हमारी बाकी सभी चीजों का निर्धारण करती है। तो ये भी हम उससे समझ सकते हैं कि उस दौर में जो निम्न मतलब जो सामान्य वर्ग था उसकी आर्थिक दुर्दशा कितनी खराब थी। और मैंने पहले भी बताया था कि होरी की जो आर्थिक दशा है उससे भी आप भारतीय समाज की एवरेज स्थिति या दशा का अंदाज लगा सकते हैं। और नोखेराम का गांव में जलवा था भाई, कुछ भी न था फिर भी वो राय साहब का नौकर था ना भाई। और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, कहीं ना कहीं उसके पास पावर था, वर्चस्व था, तो बाकी लोगों को उसकी बात तो माननी ही होगी। बाकी लोग उससे बचकर कहाँ जा सकते थे। गांव में बाकी लोग भी थे, दाता दिन भी था, झिंगुरी भी था, सब कुछ था,
पटेश्वरी सब लोग उसकी ही खुशामद करते थे। और नौकेराम का लड़का पढ़ रहा था और उसकी कोशिश थी कि लड़का थोड़ा पढ़ जाए तो इसको भी कहीं न कहीं मैं सेट कर दूँ। हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि कहीं न कहीं उसको सेट करे। विश्वविद्यालयों में जो लोग नौकरी करते हैं वो चाहते हैं कि अपने बेटे को या अपने दामादों को नौकरियां लगवाए। ये सब कुछ चलता रहा है। यानी पावर का लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और हर कोई चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है जिसके पास पावर है। ईमानदार लोग बहुत कम मिलेंगे आपको रीति तो देखिए भोला की स्थिति क्या होती है। अब भोला को वो नौकरी 3 रुपया प्रति माह दे देता है और कहता है कि तुम आराम से मेरे पास रहो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोला ने अर्ज की सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल कर बाहर किया। यह न्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। अब वो क्या करता, उसके पास कोई चारा नहीं था तो जमींदार को बोल रहा है भाई आप कीजिए कुछ, हमारे साथ न्याय करवाइए। अब नौखेराम उसको समझाता है कि भोला तुम अपने उससे लड़कर पेशा न पाओगे, यानी कि अपने बेटे से लड़कर के तुम जीत नहीं पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है, मतलब उसको ढांढस दिला रहा है कि भगवान जो देख ऊपर देख रहा है वो सब सुनता है। वो न्याय धर्म सब कुछ करेगा। संसार का रति रति हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यहाँ उससे क्या छिपा है, इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम सबसे बुरे न रहोगे। बोला कि अगर भगवान ने चाहा तो तुम तुम्हारे घर से भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में मेरे पास रहोगे और तुम्हारी हालत और भी अच्छी हो जाएगी। अब भोला वापस यहाँ से कहाँ जाता है, होरी के पास जाता है। होरी से उसकी पुरानी दोस्ती भी और संबंधी भी बन गया ना वो। लेकिन होरी भी क्या कर पाएगा इसमें, होरी तो वैसे भी दुखियारा आदमी है। और होरी अपनी पीड़ा सुना रहा है कि बेटी की शादी करवानी है, खेत को गिरवी रखा है और वहीं से 200 रुपये लिया है और उसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि होरी की कथा जो है ना वो भी अनंत है, मतलब कभी खत्म न होने वाला दुख है उसका भी। तो वो दूसरों की क्या मदद कर पाएगा बेचारा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बूढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। भाई जब तक उसके पास था तब तक उसे उस बात का। तो इस तरह से दोनों की कहानी चलती है। और अब भोला का जो बेटा है उसको समझ में आने लगा कि जब पिता थे तो सारा काम कर देते थे, किसी बात की चिंता नहीं होती थी। मैंने उनके साथ ही गलत किया, लेकिन मैं करता क्या। और उसकी पत्नी भी उसके साथ में झगड़ा करने लगी तो कामता और भी परेशान हो जाता है। आखिर एक नौकर रखा लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई, स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरोरी करने लगा। दादा मुझसे जो भूल चूक हुई हो क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। क्या बोलता, माफ करो मुझे। लेकिन अब समय निकल चुका था। भोला की पत्नी भी साथ में थी और भोला की जो नई पत्नी थी उसके खिलाफ भोला की जाने की हिम्मत या ताकत नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। भोला ने कहा तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी जो जो नई पत्नी थी नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं चाहती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी, इसका कारण भी वो कुछ समझता था, उसको मालूम था। लेकिन वो क्या करे अब, नोहरी अब उसकी पत्नी बन चुकी है, उसके पास उसका
कोई विकल्प नहीं था, उसको छोड़ भी नहीं सकता और उसके खिलाफ भी जाना उसके लिए मुश्किल था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका सब जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या, नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी जख मारकर उसके पीछे पीछे चली आती। अकेले यहाँ उसे अपने आश्रय में रखने की हिम्मत रोकेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। वो जानती थी कि भोला की औकात क्या है और भोला को मैं किस प्रकार से कंट्रोल कर सकती हूँ। इसलिए भोला की ये बहुत बड़ी कमजोरी थी, और उस कमजोरी का कारण भी वो जानता था। वो क्या करता, उसके पास ऐसा कोई जैसे रास्ता ही नहीं था। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियां होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भये कोतवाल, तब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई है क्या। अब नोहरी का चक्कर चल रहा था नौखेराम के साथ में। नौखेराम ने उसको देखकर ही भोला को अपने घर में आश्रय दिया। तो बस नोहरी के तो मजे थे, और वो जानती थी कि भोला की औकात क्या है, इसलिए वो सब तरफ से मजा ले रही थी, कह सकते हैं आप। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक था, मतलब बातें इधर की उधर करने वाला। बल्कि नारद हर बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नौकेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई, और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। तो सोचा कि मैं भी इसके साथ थोड़ी हंसी मस्करी कर लूं, लेकिन उसने जाकर के अपने बॉस को बोल दिया, नौकेराम को। तो अब वो तो गांव का मालिक था भाई ना, इसकी वाट लगा दी उसने बस। और नेहरू अब नोहरी के की दशा ये थी कि वो मतलब कहते हैं ना कि रानी की तरह रहती थी। उसे लगता है कि कोई मेरे साथ इंसल्ट कर रहा है, कोई मेरी मजाक कर रहा है, कोई मेरे साथ इस प्रकार से गलत बिहेव कर रहा है, तो तुरंत वो जैसे होता है ना कि मतलब बड़ी ऑफिसर की तरह एक्शन लिया करती थी, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरी चल रही है। इसलिए उसी हिसाब से काम करने लगी, और नोहरी समझिए कि मतलब सर्वे सर्वा हो जाती है। उसने वहीं बड़े होकर कहा, तुम दानी कब से होगे लाला, पाओ तो दूसरी की थाली की रोटी उड़ा ले जाओ। आज बड़े आमवाले हुए, मुझसे छेड़ की तो अच्छा न होगा, कहे देती हूँ। ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज, नौकेराम को क्या फांस लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें क्या कर, इतनी जल्द अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी। नौखेराम ने छान नदी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा जो कुछ मुंह में आया था, बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झांसा और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध से भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल कर बाहर रखने लगी। नौखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, ये क्या कर रही हो नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा है। नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां घिसी थी, सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। बोहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेजा हो उठा, पूछे खड़ी करके बोला, तेरी ओर तो जाके उसकी आंखें निकाल लूं। क्या बोला, जो तेरी तरफ देखेगा उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं।
नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे बेबात की बात क्या करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें होती है, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझे को छेड़ता है। नौखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। निकल आज सामने, अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा। सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में। लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम सादे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आई। उनका अपमान जीवन में कभी न हुआ। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण न था, लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतारी गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके। जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या है। ठीक है, तो ये सब लोग समझ गए थे कि अब मेहरी इसकी नोहरी की बहुत बड़ी ताकत हो चुकी है भाई। अब इसको चैलेंज करना, इसके साथ हंसी मस्करी करना आसान काम नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने अपने हाल में मस्त हो गए और सभी को इस बात का पता भी चल गया। और देखिए कि वक्त जब बदलता है तो इंसान की किस्मत कैसे चमकती है और कैसे उसके सितारे गर्दिश में डूब जाते हैं और कैसे वापस सातवें आसमान पर चले जाते हैं। तो सब कुछ समय का खेल है, सब कुछ समय का फेर है। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। ये खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नौखेराम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी ये अच्छे खासे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। असामी मतलब जो उनके कस्टमर थे ना भाई, वो उनका लोकल छोटा मोटा अधिकारी था ना। तो होता है ना कि भाई किसी को काम निकलवाना है तो फिर आप किस प्रकार से चमचागिरी करें, उसको साधें, उसके साथ जो भी करना है आपको करते हैं। उसको जी हजूरी करना है, उसकी झूठी झूठी प्रशंसा करना है, तो सारी चीजें उस प्रोसेस में एक साथ चलने लगती है। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधर्म उनकी दृष्टि में दूसरा न था। उन्हें कुल 3 रुपये माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ न आते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तंबाकू पीने का धेला मैसर नहीं और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। अब देखिए कि नोहरी ही उसका पैसा ले लेती, उसकी पत्नी भी थी वो, और वो अपना ऐश की जिंदगी जी रही है। और भोला की स्थिति है कि उसके पास पान खाने तक का पैसा नहीं, तो मतलब तंबाकू खाने तक का पैसा नहीं रहता था। तो ये बस यही बात है। और नोहरी के खटके थे। अब भोला सब कुछ छोड़ करके अंततः यहाँ अपने बेटे के पास, कामता के पास आने का निश्चय करता है। तो फिर वो झगड़ा करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा पति रहेगा यहाँ पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं नौखेराम के साथ चाहे कुछ भी करूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका साया बना रहेगा। लेकिन अगर ये चला गया तो फिर और भी समस्या हो जाएगी, इसलिए उसको जाने नहीं देती। और कुछ भी करके भोला को वहीं रोक लेती है। उसने उसको पंचायत का डर डर दिखाया और तमाम तरह के डर दिखा करके भोला के साहस को दुस्साहस नहीं बनने दिया। और उसको जैसे होता है ना कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेती है नोहरी। तो नोहरी का ये समझे कि चमत्कार था। बस चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपने पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा ना कि वीडियो हमेशा पूरा सुनना है और इत्मीनान से सुनना है, समझना है और उस पर काम करते जाना है। फिर देखिए कैसे चीजें बदलती है। थोड़ा समय लगता है
मैंने कहा ना कि कई बार कोई काम हम कर रहे होते हैं तो पहली बार हमें पता नहीं चलता है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और धीरे-धीरे हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। बस यही सीखने का तरीका है, यही लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है?